हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर यू के वाले में। तो आज की वीडियो है आपके लिए उत्तराखंड एसएससी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के लिए, जिसमें हम जो एग्ज़ाम कवर कर रहे हैं समूह ग के एग्ज़ाम है, प्रवक्ता का एग्ज़ाम है, कनिष्ठ सहायक या फिर वीडियो वीपीडीओ और समीक्षा अधिकारी। ये सभी एग्ज़ाम इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है उत्तराखंड का सामाजिक स्थिति। उसमें भी हम देखेंगे यहाँ पर जो उत्तराखंड की प्रमुख पुरा जातियाँ हैं उनमें कोल और किरातों के बारे में। और आज ये हमारी 17th क्लास है। इससे पहले मैंने यहाँ पर 16 क्लास ले ली है उत्तराखंड के, जिसमें मैंने उत्तराखंड के भूगोल के बारे में बताया है और भी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। वो अभी आपने नहीं देखी हैं तो उनको आप देख सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 4 प्लेलिस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिनमें से मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे पहले प्लेलिस्ट है जिसमें एक वीडियो अभी तक आई है, ये है स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, जिसमें हम इंडिया के ऑल ओवर जो भी जनरल नॉलेज है वो स्टैटिक जीके के रूप में जो भी आपके एग्जाम में आ सकता है वो क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। 1000+ क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर 40 नंबर का जो आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन का पार्ट आने वाला है, उसमें हम भारतीय इतिहास को हमने कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक कालीन सभ्यता को हम पढ़ रहे हैं अभी, और फिर आगे को हम इस तरीके को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर तीसरी प्ले लिस्ट है जहाँ पर आपको 1000+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उत्तराखंड के देखने के मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इनके आने की संभावना और बनती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टोटल जो रहेगा ये उत्तराखंड से ही संबंधित ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे उत्तराखंड का एक चौथी प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने उत्तराखंड का भूगोल हो गया, उत्तराखंड के नदियाँ और दर्रे, ग्लेशियर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने ताल, झीलें इस प्लेलिस्ट में कवर कर रखी हैं। तो अगर आपने ये सारी प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी हैं, इनके सारी वीडियोज़ को देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पर पीडीएफ भी ले लेंगे। कहाँ से? मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आप देखेंगे फाइल्स में जाके आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पीडीएफ को मेंशन कर रखा है, आप इसको डाउनलोड करके यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टेलीग्राम पे और ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टाइम टू टाइम करंट अफेयर के क्वेश्चन या फिर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और अगर आप वहाँ पर कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो अपनी पोस्ट को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं उत्तराखंड के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक संस्कृति के बारे में। तो जिसमें हम बात करेंगे सामाजिक स्थिति के बारे में, जो कि है उत्तराखंड की सामाजिक स्थिति की। तो उत्तराखंड की जो सामाजिक स्थिति का विस्तार है वो लगभग 11 से 12वीं सदी के पश्चात हुआ है। और यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे हमने इंडिया के इतिहास में पढ़ा था, सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पर सप्त सैंधव समाज की, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात की थी। उसके बाद हम आए थे यहाँ पर ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक काल में हमने पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने आर्य और अनार्यों के बारे में बात की थी। आर्य क्या होते हैं, अनार्य क्या होते हैं, वो देखा था हमने। तो जो उत्तराखंड की प्रमुख जातियां हैं इनको हम ऋग्वैदिक कालीन अनार्यों से इसकी तुलना करते हैं, ठीक है। जो आर्य के विपरीत होते हैं उनको अनार्य बोलते हैं, और इसी के कारण हमने इनको अनार्यों के रूप में देखा है। साथ ही हम यहाँ पर अगर सप्त सैंधव समाज की बात करेंगे तो उनसे भी इनकी जो शारीरिक वेशभूषा है या फिर उनका सामाजिक जीवन है, उनसे भी इनकी जो चीज़ें हैं वो इनसे मिलती जुलती हैं। तो इसी वजह से हम इनको उनसे कनेक्ट करके मानते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, हम पढ़ेंगे, आज हम बात करेंगे जो कि कोल और किरात के बारे में। आने वाली वीडियो में हम खस और भोटांतिक क्षेत्र के बारे में भी बात करेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे अनुसूचित जनजातियाँ, जिनमें हम जौनसारी है, थारू जनजाति और वन रावत है, इस टाइप की सारी जनजातियों को हम इस सामाजिक स्थिति में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और यहाँ से आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कोल की, और कोल की क्या क्या खासियत है, ये क्या क्या चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन में बनती हैं, तो आप इस सभी को नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पुरानी, जो सबसे पहली प्राचीन जाति है वो है कोल। उत्तराखंड की जो पहली सर्वाधिक पुरा प्रजाति है उसको हम कहते हैं कोल। और ये जो आप देखेंगे हमारी कुमाऊनी बोली भाषा में या फिर गढ़वाली बोली भाषा में हम नदी नालों के या फिर
जो भी गांव के नाम रखते हैं उनके पीछे से हम क्या लगा देते हैं, दा, ता, ड़ा या फिर गाड़ लगा देते हैं, गढ़ लगा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये कोल जाति का ही एक प्रभाव इसमें देखने को मिलता है अभी वर्तमान में। इसके अलावा यहाँ पर कोलों का वर्णन यहाँ पर जो है कालिदास और बाण की कृतियों में भी इसकी शारीरिक विशेषताओं का उल्लेख मिलता है। तो इसी वजह से जो साहित्यिक ग्रंथ है उनमें कोलों का वर्णन मुंड या फिर सबर नाम से मिलता है। ठीक है, तो मुंड और सबर नाम से कोलों को जाना जाता था, ये साहित्यिक ग्रंथों में लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो शारीरिक विशेषता है वो किस प्रकार की विशेषताएं हैं इनकी, तो आप देखेंगे ये नाट्य कद के होते हैं, यानी कि छोटे कद के होते हैं। और कृष्ण वर्ण यानी कि जो अनार्यों की बात मैंने की थी वो भी कृष्ण वर्ण के थे, तो इसी वजह से इनको हम अनार्यों से इनको मानते हैं। चपटी नाक इनकी होती है, मोटे होठ होते हैं और घुंघराले केस यानी कि घुंघराले बाल इनके बताया गया है। ये जो है बाण और कालिदास की कृतियों में बताया गया है ये चीज़ें। अब आप देखेंगे जो इनका मैंने बताया कि इनका जो समानता है वो ऋग्वेद में उल्लेखित अनार्यों से की जाती है, ये आपको पता चल गया होगा। साथ ही देखते हैं हम यहाँ पर इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है, क्योंकि ये लोग जो थे वो नदी घाटियों के और पहाड़ियों के बीच में रहते थे। तो वहाँ पर नदियों के पास में एक जो भी मिट्टी बहा के लिए आई जाती थी वहाँ पर ये कृषि कार्य करते थे। तो इसी वजह से आप देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी वो नदी घाटियों के किनारे ही रहते थे। इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ पर उनको एक तो कृषि के लिए उत्तम यहाँ पर मिट्टी की ज़रूरत पूरी हो जाती थी, साथ ही यहाँ पर पानी की आवश्यकता पूरी हो जाती थी, और साथ में यहाँ पर उनके भोजन के लिए आप देखेंगे नदी घाटियों के किनारे जंगल होते हैं, तो जंगलों से वो जंगली जानवरों का शिकार करके अपना भोजन कर सकते हैं। तो इसी वजह से आप यहाँ पर इनको कह सकते हैं कि जो इनकी विशेषता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से भी मिलती है। और ये जो फसल उगाते थे ये गन्ना हो गया, जौ, कपास और साग सब्जियाँ उगाते थे, तो ये इनके प्रमुख उपज थी। साथ में ये पशु पक्षी का भी पालन करते थे, जिनमें मुख्यतः ये हाथी, घोड़े, कुत्ते और मोर और मुर्गियों का भी एक अपने साथ इनका पशुपालन प्रचलित था। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे नृत्य, संगीत और मदिरापान कोलों के जीवन का अभिन्न अंग था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो भी उत्तराखंड की पुरा जातियाँ हैं या फिर वर्तमान की जातियाँ हैं जो कि अनुसूचित जनजातियाँ हैं, तो उनमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि मदिरापान तो सभी का ये फेमस है। मदिरापान तो सभी का एक आप कह सकते हैं समानता है सभी में कि ये मदिरा का सेवन करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ही यहाँ पर देखेंगे सामाजिक जीवन की, तो यहाँ पर कुमार कुमारी ग्रह यहाँ के सामाजिक जीवन की एक प्रमुख प्रथा भी रही है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक प्रथाओं की समानता इनकी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे भूत प्रेत, जादू टोना, झाड़ फूक ये इनमें विश्वास करते थे। ये चीज़ें आपको अभी भी पता है कि वर्तमान में भी उत्तराखंड में ये चीज़ों पर विश्वास किया जाता है, और ये विश्वास प्राचीन काल से ही बना हुआ है उत्तराखंड के साथ में ये एक नाग पूजा करते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी आपने देखा होगा कि वो वृक्षों की पूजा करते थे, नदी घाटियों की पूजा करते थे। तो इसी वजह से हम उनको अगर समानता देखें इनकी, तो ये भी क्या करते थे, लिंग पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे या फिर प्रकृति की पूजा ये लोग करते थे, जिनमें से मुख्यतः ये वृक्ष पूजा, लिंग पूजा और नाग पूजा करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्तमान में भी प्रचलित है जागर और पशु बलि, और ये भी इनका एक देवताओं को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विष्णु के 10 अवतार हैं ना, जिनमें से 10 अवतारों में से ऐसा माना जाता है कि जो 4 अवतार हैं, जैसे मत्स्य अवतार विष्णु का, क्रम अवतार और वराह और नरसिंह अवतार, ये कोलों की ही देन है, ये ऐसा माना जाता है। ये सटीक प्रमाण नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, सिर्फ क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। और इनका जो पतन है, जो कोलों का पतन है, वो कैसे हुआ था। इसके बाद यहाँ पर किरात आए थे, तो किरातों ने इनको खदेड़ दिया था। तो ये लोग क्या कर गए थे, मैदानी क्षेत्रों के बाद ये पहाड़ियों में चले गए थे, और वहाँ पर भूटांतिक क्षेत्रों में इन्होंने अपना प्रवास बनाया। तो इस तरीके से यहाँ पर किरातों के आने से इनका पतन हो चुका था, और ऐसा था कि किरात और कोल दोनों ही आपस में फिर शादी विवाह या फिर जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो इन दोनों में मिक्सअप हो चुका था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
अब हम यहाँ पर बात करेंगे किरात की। किरात मैंने जैसे कि बताया, कोलों के बाद इन्होंने यहाँ पर किरातों का आगमन हुआ और किरातों ने कोलों को भूटांतिक क्षेत्रों में खदेड़ दिया था। और जब ये किरातों की बात करेंगे तो किरात के जो अन्य नाम हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। किरातों के जो अन्य नाम हैं वो है कीर, किन्नर, कीर पुरुष। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये 3 नाम। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण के केदारखंड में किरातों के लिए भिल्ल शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनता है। और ये भी कोलों की तरह ही एक प्रमुख प्रजाति है, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि वैवाहिक संबंध इनका कोलों के साथ भी रहा था। और ये अगर हम देखें जो वर्तमान में अगर इसका संबंध देखें तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं ये वाली प्रजातियाँ। जैसे हम बात करें थल मुनस्यारी की बात कर रहे हैं, तेजम की बात करें, कपकोट बागेश्वर की बात करें, टनकपुर चंपावत की बात करें, अस्कोट यहाँ पर पिथौरागढ़ की बात करें, या फिर कर्णप्रयाग चमोली की बात करें, द्वाराहाट अल्मोड़ा की बात करें, तो ये महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पर ये देखने को मिलते हैं इनकी प्रजातियाँ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही यहाँ पर जो इनका संबंध है वो मंगोल प्रजाति से माना जाता है, ठीक है। क्योंकि जो मंगोल प्रजाति है और इनकी प्रजाति है जो किरात है, इनकी जो संबंध इसलिए माना जाता है क्योंकि जो ये मंगोल थे वो भी नाटे कद के थे और चपटा माथा इनका होता था और छोटी नाक इनकी होती थी और दाढ़ी मूछों की इनकी कमी रहती थी। यानी कि आप देखेंगे जो ये लोग होते हैं किरात लोग, इनकी दाढ़ी मूछें कम आती है और ये गेहुए रंग के थे। इसी वजह से इनका जो संबंध माना जाता है वो मंगोलों से माना जाता है। जो किरात जो कोल थे उनका संबंध आप देखेंगे अनार्यों से माना जाता है और सैंधव सभ्यता के लोगों से माना जाता है। जो किरात है इनका जो संबंध माना जाता है वो मंगोलियाइड प्रजाति से माना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि इनकी जो दाढ़ी मूछ है वो कमी रहती है इनकी। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर ये जो लोग थे किरात लोग, ये भ्रमणकारी प्रवृत्ति के थे। यानी कि जैसे आप ऋतु प्रवास देखते हैं ना कि गर्मियों में अगर गर्मियों के हिसाब से और जाड़े के हिसाब से ये अपना स्थान परिवर्तन कर लेते थे। तो ये भ्रमणकारी प्रवृत्ति के पशुपालक थे। पशुपालक मीन्स ये क्या करते थे, भेड़ और बकरियों का व्यापार करते थे और इनसे व्यवसाय उत्पन्न करते थे। जैसे हम देखते हैं भेड़ से ऊन का निर्माण किया जाता है, तो इसी वजह से ये अपने जीवन का जो भी दैनिक जीवन में है वो इनसे पूरा करते थे, भेड़ और बकरियों से। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ की जो पशुपालन के शिकार के अलावा ये लोग क्या करते थे, कृषि भी करते थे। मैंने आपको बताया है कि ये जो सारी ही प्रजातियाँ हैं कृषि पर निर्भर तो थे ही, उसके अलावा किस किस पर निर्भर थी ये सभी को मैंने अभी बताया है। और इनका जो प्रमुख भोजन है इसमें आप देखेंगे मदिरा। मदिरा तो सभी में है, ये चीज़ तो बिल्कुल आपने रटनी है कि मदिरा तो सभी लोग करते हैं। मांस है, सत्तू है और फिर शहद का ये प्रयोग करते हैं। और साथ ही में ये गेहूं और जौ की प्रमुख फसल का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा अन्य तथ्य देख लेते हैं। किरात में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी और इनका जो जीवन था वो धर्म प्रधान था। यानी कि धर्म की यहाँ पर ज़्यादा मान्यता थी और बहुदेववाद में के समर्थक थे। लेकिन इनका जो आराध्य देव थे वो थे शिव। भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे, ये तो सभी में होगा। भूत प्रेत और जादू टोना प्लस मदिरा का सेवन करना, ये सभी प्रजातियों में आपको प्रचलित देखने को मिलेगा। अब क्या हुआ कि इनका पतन क्या हुआ, ये कोलों की तरह ये भी लोग ज़्यादा अपना निवास यहाँ पर बना नहीं पाए क्योंकि इनके बाद यहाँ पर खस लोग आए और खस लोगों से पराजित होकर इनको भूटांतिक क्षेत्रों में जाना पड़ा। इसी वजह से यहाँ पर इसके बाद खसों का आगमन हम आने वाली अगली वीडियो में पढ़ेंगे। खसों के बारे में बात करेंगे और भूटांतिक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे जिसमें हम भोटिया प्रजाति के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। तो थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।